नमस्कार साथियों। आज पुनः हम जो है आपके बीच में टीजीटी फिजिक्स की क्लास में उपस्थित हैं और सबसे खुशनुमा बात यह है कि आज हम अपने ओरिजिनल अपने मूल जहां से हम हमेशा क्लासेस लिया करते थे सिलेक्शन से पहले वहां पर हैं और गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ़ है। लेकिन इन गर्मी की छुट्टियों में पूरा प्रयास और पूरा टारगेट ये है कि हम लोग ज़्यादा कोई अवकाश ना लेकर के अपना काम करते रहेंगे। टीजीटी की फ़िज़िक्स की क्लास में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग फ्लूइड प्रेशर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो उससे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये चैप्टर ऐसा है जो एकेडमिक की बुक्स में थोड़ा कम है, जितना हमने बताया है उससे थोड़ा कम है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको पढ़ा दिया है। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, दाब कैसी राशि है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दाब अदिश राशि है ना। ये चीज़ हमने आपको खूब एक्सप्लेन करके बताई थी कि दाब अदिश राशि है। और एक क्वेश्चन इसमें दूसरा है, यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब कितना हो जाएगा? यदि एरिया पहले कुछ रहा होगा, वो अगर नया एरिया 1/4 हो जाए तो प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा? तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू F/A, और ये यांत्रिक दाब है। आप ध्यान दीजिएगा, ये यांत्रिक दाब है, ये P बराबर H/ρg वाला दाब नहीं है। तो अगर वहाँ पर एरिया हम चौथाई करेंगे तो एरिया जितना छोटा होता जाएगा दाब उतने ही गुना बढ़ता जाएगा। मतलब ये कि ये वाला जो प्रेशर होगा वो पहले के प्रेशर का 4 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ हमने आप लोगों को बताई भी थी कील और इस तरह के एग्जाम्पल लेकर के। वही चीज़ यहाँ पे है। द्रव दाब निर्भर करता है केवल द्रव की गहराई पर, केवल द्रव के घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, गहराई पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर और केवल घनत्व पर। ये घनत्व है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। कह रहा है कि केवल इस पर निर्भर करता है, केवल इस पर निर्भर करता है या केवल इस पर निर्भर करता है। और चौथा विकल्प है कि क्या तीनों पर निर्भर करता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो द्रव दाब होता है या तरल दाब जो होता है वो P इक्वल टू H/ρg होता है। इस पर भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड, इस पर भी डिपेंड, और ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई भी है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत आधारित है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। एक ऑप्शन में इन्होंने कहा है चार्ल्स लॉ, बायल लॉ, पास्कल लॉ। चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? पास्कल ने। किसी परिबद्ध द्रव पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए, बिना नुकसान हुए सभी दिशाओं में समान रूप से प्रोपोगेट होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, ऐसा हमने आपको बताया था। वही चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप इसे लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना किसका प्रमाण है? वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना, वायुमंडलीय दाब, ये वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अचानक गिर जाना, लेकिन ये फिजिक्स में भी आ जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना, इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक ऑप्शन है आंधी, वर्षा, स्वच्छ मौसम, शीतलहर। आंधी, वर्षा, स्वच्छ मौसम और शीतलहर।
तो वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रमाण होता है आंधी का। अगर वायुमंडलीय दाब सडनली फॉल डाउन कर गया है तो आंधी आ जाएगी, अगर वायुमंडलीय दाब सडनली बढ़ गया है तो अच्छी बारिश होगी। ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना आंधी और वायुमंडलीय दाब का अचानक बढ़ जाना क्या होगा? वर्षा। ठीक है ना। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाने का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा दब रही है। जब कोई चीज़ ज़्यादा दब रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऊपर की जो चीज़ है वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए वायुमंडलीय दाब का अचानक बढ़ जाना बारिश का प्रमाण है, और वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना इसका मतलब है जो चीज़ नीचे दबी हुई है अगर ये गिर गया है तो वो चीज़ ऊपर उठ जाएगी। अगर वो चीज़ ऊपर उठ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि तूफान आ रहा है। तो वायुमंडलीय दाब अगर सडनली फॉल डाउन हो रहा है तो आंधी आएगी, और वायुमंडलीय दाब अगर सडनली बढ़ गया है तो बारिश होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। आप हमारे लेक्चर में देख लिए हैं, आपको बताना कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंजरा तोते के साथ एक कमानीदार तुला पर लटका हुआ है। तोता उड़ना शुरू करता है। एक पिंजरा कमानीदार तुला के साथ एक पिंजरे में लटका हुआ है और वो तोता अचानक उड़ना शुरू कर देता है। तो बताइए उसके तुला के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है। कमानीदार तुला का पाठ्यांक क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, परिवर्तित नहीं होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बढ़ेगा, घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या शून्य होगा। अब आप क्वेश्चन समझिए। तोता पिंजड़े में बंद है और ये इसमें कमानीदार तुला लगी है, कमानीदार तुला, और कमानीदार पिंजड़ा इसी में है, तोता इसी पिंजड़े में है। यहाँ कहीं तोता है जो हम बना नहीं पाते हैं भाई वो, और ये अचानक उड़ा। तो उड़ने के बाद ये कोई पिंजड़ा खोल के बाहर तो जा नहीं रहा है, तो इसका सेंस ये है कि बाहर तो वही बना रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में ये भी है कि नो इफ़ेक्ट, और मुझे लगता है कि जब आप दिमाग लगाएंगे तो दो ही दिमाग लगाएंगे। एक तो अगर तोता उड़ा और आपने कहीं ये सोच लिया कि तोता बाहर चला गया तो वेट शून्य हो जाएगा, और अगर तोता उड़ा और उड़ने के बाद जो है उसी पिंजड़े के अंदर है तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तोता तो वहीं है। लेकिन सच ये है कि तुला का पाठ्यांक थोड़े समय के लिए घट जाएगा जब तक वो उड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कमानीदार तुला में पिंजड़ा तो है लेकिन पिंजड़े की सरफेस छोड़ देगा तोता, और जब सरफेस छोड़ देगा तो प्रतिक्रिया बल वहाँ का कम हो जाएगा। रिएक्शन ला, चूँकि वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया ले ही नहीं रहा है, वो तो हवा में है, एक्शन रिएक्शन ला फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए तुला का पाठ्यांक कुछ समय के लिए घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें विकल्प सही होगा, तुला का पाठ्यांक घटेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व तो 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। आइस डेंसिटी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना, इसका सेंस ये है कि ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और बर्फ़ की डेंसिटी दी है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर सकता है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है यह 1030 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब वाले घनत्व के समुद्र तल पर तैर रहा है। अब जो समुद्र तल या समुद्र के पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर या हैवी वाटर आप कह सकते हैं, वो है 1030
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल के ऊपर बर्फ के आयतन का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। ये समुद्र है और इस समुद्र में बर्फ का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है, कुछ नीचे दबा हुआ भाग है, कुछ उठा हुआ भाग है। तो हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कितना % इस बर्फ के टुकड़े का ये हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कितने शानदार सवाल हैं, और ऐसे सवाल हम लोगों को परेशान करेंगे एग्जाम में, इसलिए आप इनके अभ्यास ज़रूर करिएगा। कह रहा है कि बर्फ़ का कितना परसेंटेज ऊपर है। तो हम एक फार्मूले की तरफ चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? वस्तु के डूबे भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन बराबर वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई है और हमने बहुत ध्यान दे करके इस चीज़ को पढ़ाया था। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 8%, 11%, 34%, 89%। 8%, 11%, 34% और 89%। कौन सा बात इसमें सही होगा? अब आप समझिए, वस्तु के डूबे भाग का आयतन मतलब इस हिस्से का आयतन हम V' मान लेते हैं, तो ये V' हो जाएगा। कुल आयतन पूरी बर्फ़ का मान लेते हैं V है, बराबर वस्तु का घनत्व 920 बटा द्रव का घनत्व 1030। अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ V बटा V', तो आ जाएगा 103 बटा 92। इसका मतलब समझिएगा कि अगर बर्फ़ का कुल आयतन 103 है तो उसका जो हिस्सा डूबा हुआ है वो 92 है। जो डूबा हुआ हिस्सा है वो कितना है? 92 है। ये देखिए 92 हिस्सा डूबा हुआ है 103 में। अगर हम पूरे बर्फ़ के आयतन को 103 माने तो जो डूबे हुए हिस्से का आयतन है वो है 92। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कितना है? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 103 माइनस 92, 103 टोटल है, 92 डूबा हुआ है, तो ऊपर कितना होगा? तो 3 में 2 गया 1 और 10 में 9 गया 1, 11 आउट ऑफ 103 और गुणा 100। अप्रॉक्सीमेटली जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी बनने वाली है? 1100 बटा 103। और 1100 बटा 103 अगर आप हल करेंगे तो 11 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम 10 बार ले जाएं तो 10 बार पूरा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया लगभग 11 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 8 बार जाने का कोई मतलब ही नहीं है। 10 बार जा रहा है, 1030 हो रहा है, 1100 में भाग लगना है, तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 11% आएगा। मतलब हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि समुद्र के पानी में जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसका लगभग 11% हिस्सा ऐसा होता है जो हिस्सा बर्फ़ में ऊपर रहता है, और 89% हिस्सा ऐसा रहता है जो पानी में डूबा रहता है। जल के ऊपर बर्फ़ के आयतन का प्रतिशत पूछ रहा था, तो B 11% आ रहा है। और ये बहुत मोरल क्वेश्चन है, आप इसको याद भी रखना कि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो उसका 89% हिस्सा पानी के अंदर रहता है और 11% हिस्सा ऊपर रहता है। ये लगभग आपको याद रखना चाहिए, ये कॉमन बात है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, धातु के टुकड़े का भार वायु में 210 ग्राम, पानी में 180 ग्राम तथा अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है। धातु के एक टुकड़े का भार वायु में
weight in air 210 gram, weight in water 180 gram, weight in unknown liquid 120 ग्राम। क्वेश्चन समझना, हवा में जब हम किसी पिंड को तौलते हैं तो 210 ग्राम आता है। पानी में जब उसी पिंड को तौलेंगे तो हल्का हो जाएगा, तो 180 ग्राम आता है। और अगर हम उसको किसी एक ऐसे द्रव में तौलें जिसके घनत्व के बारे में या उसके नाम के बारे में जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर उस पिंड का वजन 120 ग्राम आता है। ये बात है। हम आपको ये बात बताए भी थे कि जब हम लोग पानी में नहाते हैं, पानी में तैरते हैं, तो पानी में जब हम रहते हैं तो किसी पिंड को उठाओ तो उसमें हल्कापन का एहसास होता है, भार में कुछ कमी आती है। और यह उतनी ही कमी आती है जितने वजन पानी वो बाहर निकाल देता है। जितना वजन का पानी वो बाहर निकाल देता है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जितना वो द्रव का भार निकालेगा उतने, अगर मान लो 40 किलो का पिंड है, उसने 5 किलो पानी शिफ्ट कर दिया है तो उसका वजन 35 किलो बचेगा। अगर 40 किलो का पिंड है, उसने 20 किलो पानी बाहर निकाल दिया है तो उसका वजन 20 किलो बचेगा। यानी जितने किलो पानी बाहर निकलेगा उतने ही किलो उसमें कमी हो जाएगी भार में। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं। धातु का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ऑप्शन है। धातु का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। धातु का घनत्व सेम बात है, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरा है धातु का घनत्व अज्ञात द्रव के घनत्व का 4 गुना। अननोन लिक्विड का 4 टाइम्स। और चौथा ऑप्शन कहता है धातु का टुकड़ा जल पर तैरता है। धातु का टुकड़ा जल पर तैरता है। अब इसने देखो, इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें मतलब उसने कुछ स्पष्ट नहीं पूछा है कि ये चीज़ बताओ कितनी होगी। उसने जो विकल्प दिए हैं वो ऐसे नहीं दिए हैं कि धातु का घनत्व इतना, फिर धातु का घनत्व इतना, फिर धातु का घनत्व इतना, फिर धातु का घनत्व इतना। अगर चारों विकल्प ऐसे ही दिए होता तो हम ये बात जान लेते कि हमें इस क्वेश्चन में धातु का घनत्व ज्ञात करना है। लेकिन इन्होंने दो विकल्प तो कहे कि धातु का घनत्व इतना, धातु का घनत्व इतना। तीसरे विकल्प में इन्होंने बात बदल दी, उन्होंने कहा कि अननोन लिक्विड का 4 टाइम्स है धातु का घनत्व। और चौथे में उन्होंने कहा धातु का टुकड़ा जल पर तैरता है। मतलब हमें इस पॉइंट पर भी कंटम्पलेट करना पड़ेगा कि धातु का टुकड़ा जल पर तैरता है या नहीं तैरता है। अब आप समझिए, वेट इन एयर 210 ग्राम, वेट इन वाटर 180 ग्राम। इसका सेंस ये हुआ कि पानी में डूब करके उस पिंड ने अपना वजन 30 ग्राम कम कर लिया है। इसका मतलब पानी जो हटा है उसका वजन 30 ग्राम रहा होगा। उसका वजन 30 ग्राम रहा होगा। इसका मतलब पानी द्वारा उस पिंड पर लगाया गया उत्क्षेप बल ऑफ थ्रस्ट फोर्स 30 ग्राम भार के बराबर है। उछाल जो पानी मार रहा है वो 30 ग्राम का मार रहा है। और यहाँ पर उछाल जो अननोन लिक्विड मार रहा है वो 90 ग्राम का मार रहा है। अगर 210 में 120 घटाएंगे तो लगभग 90 आता है। तो हम दो चीज़ें माने। पहली चीज़ तो ये माने कि पानी का जो घनत्व है वो सिग्मा है, वस्तु का घनत्व जो है वो रो है, और अननोन लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा डैश है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर पिंड ये वाला था, ये वाला पानी में था, यही वाला हवा में था, यही वाला केरोसिन ऑयल में है, जहाँ मान लो कोई अननोन लिक्विड में है, यही है पिंड और ये डूब रहा है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स हो चुका है कि इतना ही वॉल्यूम इसके अंदर डूबेगा। और अगर ये वॉल्यूम फिक्स हो चुका है
तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतने ही वॉल्यूम के बराबर पानी निकला होगा और इतने ही वॉल्यूम के बराबर ये अननोन लिक्विड भी निकला होगा। तो मैं अगर इसका अपथ्रस्ट फोर्स निकालूं, उत्प्लावन बल, वो उत्प्लावन बल जो कमी आई है इसमें, तो आप कहेंगे V सिग्मा G बराबर, इन दोनों को घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर मैं अपथ्रस्ट निकालूंगा, यानी उत्प्लावन बल निकालूंगा किसका? अज्ञात द्रव का। अज्ञात द्रव ने कितना भार में कमी पैदा करी? तो 210 माइनस 120, 90 ग्राम भार, और वो उसके उत्प्लावन बल के बराबर है V सिग्मा डैश G बराबर 90। अगर हम दोनों को भाग लगा दें, V से V कैंसिल, G से G कैंसिल, सिग्मा बाई सिग्मा डैश बराबर 1/3, 3 का 9। सिग्मा वाटर है, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो CGS में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और MKS में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये चीज़ हमें याद रखना। समुद्र का जो घनत्व है वो 1.013 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एक क्वेश्चन हम उस दिन आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि एक नाव है और नाव नदी में तैरते तैरते अचानक समुद्र में चली जाती है। बताइए नाव के तैरने पर क्या कोई असर होगा? तो हमने कहा था कि नाव हल्की सी ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी वाली वस्तु में आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगने लगेगा और वस्तु को तैरने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, मतलब हमें इसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है। तो वाटर की डेंसिटी को भी हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो सिग्मा डैश निकल के आएगा, जो यहाँ से सिग्मा डैश आएगा वो 3 आएगा, जो यहाँ से सिग्मा डैश आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। मतलब हमारा आपका सब लोगों का मस्तिष्क एग्जाम हाल में कैसे कन्वर्ट होता है। इनका उत्तर आ गया 3, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो लिखा है धातु का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। प्रथम दृष्टया हमको जैसे ही 3 मिला, हमने खट्ट से OMR ब्लैक कर दिया, OMR सीट को गोल कर दिया, भर दिया। अब आप समझिए, ये जो सिग्मा डैश 3 आया है, ये सिग्मा डैश 3 आपने क्या माना है? आपने माना है अननोन द्रव, जो अननोन लिक्विड है उसकी डेंसिटी। लेकिन you are not requiring to calculate the density of the unknown liquid. You have to answer the density of the metal. आपको धातु के घनत्व का आंसर करना है, और ये अज्ञात द्रव के घनत्व का आंसर आया है। इसका मतलब दिस इज नॉट अवर प्योर आंसर। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में देखो पहले क्या लिखा है। इन्होंने ऑप्शन में लिखा है ताकि आपका उत्तर आए और आप उसे काला करके चले आएँ और आप हम सब लोग खूब खुश हो जाएं कि हम सही 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 करके आए। और इनफैक्ट वो गलत है, क्योंकि वो चीज़ पूछ नहीं रहा है। उसने अज्ञात द्रव का घनत्व नहीं पूछा, उसने पूछा धातु का घनत्व कितना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए कैसे आएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब जरा समझिए, इसका पिंड का भार हवा में रहा होगा V g, इस पर उत्प्लावन बल पानी ने लगाया तो V सिग्मा G, और परिणामी आया हवा में पानी में अंदर 180। कितना आया? 180। ये हवा में भार है, ये पानी द्वारा लाई गई कमी है। तो हवा में भार माइनस आई हुई कमी बराबर पानी में भार। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो Vg कॉमन हो जाएगा भाई, रो माइनस सिग्मा, और ये 180 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में Vg और हवा में माइनस अज्ञात द्रव का घनत्व आपने सिग्मा डैश माना है, और बराबर ये कितना आया है? 120। दोनों को भाग लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, Vg से Vg कैंसिल हो जाएगा, 36 18, 6 दूनी 12। तो ये आ जाएगा रो माइनस सिग्मा बाई रो माइनस सिग्मा डैश बराबर 3/2। अब रो क्या है? रो क्या है? रो आपने कब माना है? पिंड का घनत्व आपने रो माना है। ठीक है, और सिग्मा क्या है? पानी का घनत्व है, और CGS में पानी का घनत्व हम कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बी रो माइनस 1 बाई
रो माइनस सिग्मा डैश की वैल्यू आपने 3 निकाली है बराबर 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 रो माइनस 2 इक्वल टू 3 रो माइनस 9, तो यह आ जाएगा रो इक्वल टू 7। तो हमारा विकल्प बनता है बी, धातु का घनत्व 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन बहुत शानदार था। अच्छा, जो हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न होते हैं उनमें कुछ अच्छाई होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर प्रश्न टीजीटी में इसी लेवल का नहीं आता है कि हम लोग इतना कठिनाई के स्तर तक पहुँचें। हम वो प्रश्न उठाते हैं जिन प्रश्नों में हम लोगों को नई बात सीखने को मिले, और इसके लिए हमें 1-2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है कि हम कौन से प्रश्न उठा करके आपके सामने प्रस्तुत हों। बस ऐसे ही कोई प्रश्न उठ के आपके सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। एक और प्रश्न हमारे द्वारा चयनित है, देखिए आपको अच्छा लगेगा। 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाला लकड़ी का एक लट्ठा पानी पर तैर रहा है। लकड़ी का लट्ठा, लट्ठा मतलब लाठी टाइप की, 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आप समझिए, लकड़ी का लट्ठा 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, क्योंकि पानी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, लट्ठा 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। कम डेंसिटी की चीज़ ज़्यादा डेंसिटी वाले तल पर तैर सकती है, तो वो चीज़। लकड़ी के लट्ठे का जो द्रव्यमान है वो 120 किलोग्राम है। लट्ठे का जो द्रव्यमान है वो 120 केजी है। इसके बाद बोलता है लट्ठे पर न्यूनतम कितना भार रखा जाए कि वह ठीक डूब जाए। ऑप्शन में है 120 केजी, ऑप्शन में है 200 केजी, ऑप्शन में है 40 केजी और ऑप्शन में है 80 केजी। ठीक है, लकड़ी का लट्ठा है, 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए डेफिनेटली ये तैरेगा, और इसे हमें डुबाना है तो इस पर कुछ भार रखना पड़ेगा। तो हमें ये ज्ञात करके बताना है कि इसमें कितना भार हम रखें कि ये बस जनरली बस डूब जाए। तो देखिए, ये पानी है, ये पानी है, इस पानी पे ये लट्ठा तैर रहा है, ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब चूंकि लट्ठे में जितना वजन है उतना तो है ही है, तो वजन कितना है 120 केजी, लेकिन चूंकि ये पानी पे तैर रहा है इसलिए इनका प्रभाव सर जी क्या 120 केजी ही रहेगा। ये पानी अपने उत्क्षेप बल के कारण इनके इनके ये जो इम्पैक्ट है 120 किलो का, इसको कम करेगा। भाई कुछ पानी भी तो उछाल मार रहा है, तो पानी के उछाल कितने किलोग्राम के बराबर है वो चीज़ हम देखें, फिर देखें कि इसमें कितना कमी आ रही है। 120 किलोग्राम के लट्ठा को डूबने में कितनी कमी आ रही है वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखें कि पानी उछाल कितना मार रहा है। ठीक है, पानी कितना उछाल मार रहा है, और वो चीज़ जब कैलकुलेट हो जाएगी तब चीज़ें समझ स्पष्ट होने लगेंगी। तो लकड़ी के लट्ठे का द्रव्यमान है 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, मतलब कितना आयतन इसने पानी बाहर निकाला है, कितने आयतन का पानी इसने बाहर निकाला है। अगर वो पानी बाहर ना निकलता
तो वस्तु अगर वो पानी बाहर ना निकलता उतने ही आयतन के बराबर, इसका भार संतुलित ना होता तो वस्तु डूबने लगती। तो इसकी अगर हम डेंसिटी निकालें तो आएगा आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व 120/600, 1/5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सॉरी 1/5 मीटर क्यूब आयतन आया है। इतने आयतन इसमें डूब रहा है, इतना आयतन इसमें डूब रहा है, ठीक है ना। तो इतना आयतन अगर डूब रहा है तो इसने पानी कितना शिफ्ट किया है, तो इसके द्वारा पानी, इतने आयतन का तो पानी शिफ्ट ही हुआ है, तो शिफ्ट वाटर कितने केजी का है, तो आयतन तो उतना ही है जितना ये तैर रहा है। 1/5 द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व 1000, कितना आया 200 केजी पानी शिफ्ट हो चुका है इस लट्ठे के द्वारा। इस लट्ठे के द्वारा 200 केजी का पानी शिफ्ट होना चाहिए अगर वो डूब रहा है, और ये लट्ठा है कितने का 120 केजी का, यानी ये 200 केजी इस वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम तैर रहा है उस वॉल्यूम के तैरने पर जो पानी द्वारा भार कम किया जाएगा वो 200 केजी का है, और ये है कितना 120 केजी। इसका मतलब ये है कि इसको पानी में गाड़ोगे तो भी उछल के सट से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल इतने हैं 200 केजी के बराबर है। एम की जगह 200 रखोगे उतना न्यूटन वर्क करेगा 200 जी, और ये कितना है 120 जी। इसका मतलब इसको दबाने के लिए कितने की ज़रूरत है, तो ये 200 के बराबर इसको करना पड़ेगा। जितना पानी उत्प्लावन बल ऊपर लगा रहा होगा उतना ही बराबर करना पड़ेगा। तो 200 लगा रहा है, 120 ये है, इसका मतलब इसमें ज़रूरत कितने की पड़ेगी 80 केजी की। समझ में आया, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इनमें भी ऑप्शन में देख लो आप 200 दिया है इन्होंने, इसीलिए दिया है ताकि आप लोग यहाँ से निकाल के लगा दें और वो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है कि पानी ने कितना उत्प्लावन बल लगाया है, और उत्प्लावन बल नहीं, यहाँ पे सिर्फ मॉस कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि जी यहाँ भी नहीं है और हम कंपटीशन सॉल्व कर रहे हैं, हमें बल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मालूम है जी यहाँ भी गुणा होगा तो फिर यहाँ भी होगा, इसलिए उस पर आप मत जाइएगा, बस आप यहीं से कैलकुलेट कर दीजिएगा। 120 का लट्ठा है और पानी को उत्प्लावन बल 200 है, यानी कमी आ रही है 80 की, उसे आप बैलेंस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमने एक और लिया हुआ है, साधारण तुला के एक पलड़े पर एक पानी भरा बीकर तौला गया, एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व 1 है, तुला की भुजा पर बांधा गया तथा ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया गया। तुला का पलड़ा बीकर के साथ नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। साधारण तुला के एक पलड़े पर एक पानी भरा बीकर तौला गया। मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करता हूं, आप देखिए ध्यान से। साधारण तुला के एक पलड़े पर एक पानी भरा बीकर तौला गया। ये एक पलड़ा है, ये दूसरा पलड़ा है। सिमेट्रिकली कोशिश करी है, एक बराबर हो ना हो तो भी मान लीजिएगा आप लोग। साधारण तुला के एक पलड़े पर एक पानी भरा बीकर तौला गया। यहाँ कुछ बाट रखे गए होंगे, ठीक है, और यहाँ पानी भरा एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर, ठीक है, इसमें पानी भरा है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व 1 है, तुला की भुजा पर बांधा गया तथा ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया गया। एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व 1 है, तुला की भुजा पर बांधा गया तथा ठोस को, एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व 1 है, तुला की भुजा पर बांधा गया तथा ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया गया है। तुला का पलड़ा
बीकर के साथ, क्वेश्चन थोड़ा लिखने में इनसे गलती हुई है। क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ता हूँ। साधारण तुला के एक पलड़े पर एक पानी भरा बीकर तौला गया। एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व एक है, तुला की भुजा पर बांधा गया तथा ठोस को बीकर के साथ पानी में डुबाया गया। तुला का पलड़ा बीकर के साथ, अब ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिक्कत कर रहा है कि एक ठोस पदार्थ जिसका भार 5 ग्राम तथा विशिष्ट घनत्व 1 है, तुला की भुजा पर बांधा गया। अगर वो तुला की भुजा पर बांधा जाएगा तो फिर बीकर में कैसे डूबेगा, तथा ठोस को बीकर के पानी में डुबो दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है, ओवरऑल आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ये है कि ये पूरा सिस्टम ऐसा ही है और एक 5 ग्राम का टुकड़ा लिया गया है। 5 ग्राम का टुकड़ा लिया गया है और इस 5 ग्राम के टुकड़े को जिसका विशिष्ट घनत्व 1 है, विशिष्ट घनत्व 1 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। पहली चीज़ तो विशिष्ट घनत्व का दूसरा नाम आप अपने दिमाग में ध्यान करिए। विशिष्ट घनत्व का दूसरा नाम होता है आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व क्या है? जब हम किसी पिंड के घनत्व को पानी के घनत्व से भाग लगा देते हैं तो उसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और अगर उसका रिजल्ट 1 आया है, इसका मतलब पिंड का घनत्व बटे पानी का घनत्व बराबर 1, और इसका मतलब है कि पिंड का घनत्व बराबर पानी का घनत्व। अर्थात जो ये टुकड़ा ले रहे हो ये पानी का टुकड़ा है, अर्थात जो ये टुकड़ा ले रहे हो ये बर्फ़ का टुकड़ा है। और बर्फ़ के टुकड़े को जब आप यहाँ पर रखोगे, बर्फ़ मतलब ऐसी बर्फ़ जो हल्की नहीं हुई, जिसकी डेंसिटी मान लो पानी की डेंसिटी के बराबर है। चूँकि आप डेंसिटी 1 कह रहे हो, आपेक्षिक घनत्व 1 कहने का मतलब है आप ऐसा टुकड़ा ले रहे हैं जो पानी जैसा है, बिल्कुल पानी जैसा है। और आप उसको अगर इस बीकर में डुबोगे तो कोई उत्प्लावन बल काम नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो तो उतना ही जितना डेंसिटी है, सेम चीज़ है। तो प्रभावी बल होता है वी रो जी भार माइनस वी सिग्मा जी उत्प्लावन बल। तो यहाँ पर ये भी रो है और यह भी रो है, तो परिणामी भार क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात बाँट अगर ऐसा ही है और इसके अंदर हम पानी का टुकड़ा भर दें तो कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। अगर हम ठोस डाल दें तो उसका परिणामी भार 0 हो जाएगा। भाई भार वीरो जी, इस गुटके का भार वीरो जी, लेकिन इसमें उत्प्लावन बल लगा वी सिग्मा जी, और वी सिग्मा जी में भी जो सिग्मा है वो रो के बराबर है, तो वीरो जी माइनस वीरो जी बराबर 0। मतलब इस टुकड़े ने नीचे कोई प्रभाव नहीं डाला। तो ऑप्शन में हमसे पूछ रहा था कि तुला का पाठ्यांक नीचे जाएगा ऊपर आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर कर देंगे इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व x ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, पानी का घनत्व y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। m ग्राम बर्फ के पिघलने पर उसके आयतन में परिवर्तन होगा। बर्फ का घनत्व जो है, आइस की जो डेंसिटी है वो है x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो पानी की डेंसिटी है वो है y ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप अच्छे से जानते हैं कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। अभी आप इससे पहले क्वेश्चन भी ऐसा करके आए हैं। m ग्राम बर्फ़ पिघलेगी, m ग्राम बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा? तो m ग्राम पानी बनेगा। 5 किलो बर्फ़ को पिघलाओगे तो 5 किलो पानी बन गया, वाटर बन गया। लेकिन m ग्राम बर्फ़ का आयतन कितना रहा होगा? वी आइस तो रहा होगा m बटा आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, और जब ये पानी बना होगा तो वजन तो इतना ही रहा होगा, लेकिन इसका जो घनत्व है वो कितना है? m/y। तो जो परिवर्तन हुआ डेल्टा v वो कितना हुआ? वो हुआ v वाटर माइनस v आइस बराबर m/y माइनस m/x। तो m यहाँ कामन है, अंदर है 1/y माइनस 1/x। एक जानकारी आप यहाँ ले लीजिएगा, m 1/y माइनस 1/x जो है
वो वाली वैल्यू m/y माइनस m/x, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? ओरली अगर हम आपसे बात करें तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों निगेटिव आएगी? क्योंकि x माइनस वाई बनेगा और x कम होता है, y ज़्यादा होता है। बर्फ़ का घनत्व तो कम होता है, पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब आयतन निगेटिव आ रहा है, और आयतन निगेटिव आने का मतलब है कि चीज़ें सिकुड़ गई हैं। अगर जगह छोटी हो रही तो तभी तो आयतन निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ़ जब पानी बनती है, मुझे एक शेर याद आ गया, बर्फ़ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है तो सीता का जन्म होता है, और जब रोते रोते आंसू आँखों से गले तक आ जाएं तब कहीं मनुज उर में कविता का जन्म होता है। और मैं जब ये पढ़ाता था तब मुझे ये शेर याद आ जाता था, मैंने आपको भी सुना दिया। तो मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी कम बनता है। मतलब 1 गिलास बर्फ़ को अगर हम पिघलाएं तो पानी 1 गिलास से कम बनेगा। आप वही तो देख रहे हैं, m ग्राम बर्फ़ पिघल रही है तो आयतन निगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मेरी इच्छा है हम और ले लेते। लिखा हुआ है, 2 द्रव जो भार में बराबर हैं मिलाए जाते हैं, उनके घनत्व ρ1 व ρ2 हैं, मिश्रण का घनत्व क्या होगा? वेरी गुड, भार में दोनों चीज़ें बराबर हैं, मिश्रण का घनत्व क्या होगा? रो मिक्सचर। इनकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ है। मेरे भाई मैंने कहा था रो मिक्सचर बराबर टोटल मॉस m1 प्लस m2, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन v1 प्लस v2। और इसको हमने सॉल्व करने के लिए कहा था रो मिक्सचर बराबर m1 प्लस m1, हम इसको कह सकते हैं 2m क्योंकि दोनों बराबर हैं, और v की जगह पे हम रख सकते हैं आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यहाँ हो जाएगा m/ρ1 प्लस m/ρ2। और मेरी क्लास आपको अगर ठीक से याद हो तो आपके नोट्स में डायरेक्ट ये लिखा मिलेगा 2ρ1 ρ2/ρ1 प्लस ρ2। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मेरी इच्छा है मैं और ले लूँ, उसके बाद मैं क्लास को फिनिश करूँगा। किसी त्रिभुजाकार पटल का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत मज़े का काम करेगा। किसी त्रिभुजाकार पटल का क्षेत्रफल a व ऊंचाई h है। इसकी ऊंचाई h है, इसका एरिया a है, एरिया a है। रो घनत्व के द्रव में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार डुबाया जाता है कि आधार द्रव के तल पर हो। ये द्रव के तल पर हो, ऐसे डुबाया जा रहा है, घनत्व रो है। तो पटल पर उत्प्लावन बल होगा। ऑप्शन है 1/2 AρGH, ऑप्शन बी है 1/3 AρGH, ऑप्शन सी है 1/6 AρGH। एक गजब की सिमेट्री का यूज है, इसलिए मेरा मन था कि आपके साथ में ये क्वेश्चन जरूर शेयर हो। 2/3 ArOGH। ये सब वो प्रश्न हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। अब देखिए, उत्प्लावन बल का सूत्र शुरू होता है W बराबर mg से ही, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। v rho g v सिग्मा g यही तो है। अगर मैं इसको बता दूं कि उत्प्लावन बल होता है v rho g, फिर मैं आपसे कहूं कि इस त्रिभुज का अगर हम आयतन निकालने जाएं तो हम कहेंगे क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ये कोन टाइप बॉडी है, इसका जो आयतन होगा वो होगा पाई r स्क्वायर h/3। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये कोन टाइप बॉडी है। तो इसमें आप लेंगे a इंटू एच बटा 3 इंटू रो इंटू जी, AH रो जी बाई 3, AH रो जी बाई 3। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 समझिएगा। F बराबर अगर हम mg यूज करें,
देखिएगा, मजा लीजिएगा। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब जरा आप इस मॉस के बारे में ध्यान दीजिएगा, इस मॉस के बारे में ध्यान दीजिए और चलिए अपने सेंटर ऑफ मॉस में। त्रिभुजाकार पटल का संपूर्ण द्रव्यमान उसके सेंट्रॉइड पर होता है, बोलो यस और नो। यहाँ पर समस्त मॉस उपस्थित होता है और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हाइट 2 है तो ये हाइट 1 है। तो ये अगर हम स्वतंत्र तल कंसीडर करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें h के स्वरूप लेना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा अगर h के स्वरूप में लेंगे तो टोटल हाइट h है, ये ऊपर वाला हिस्सा 2 है, नीचे वाला 1 है, मतलब तिहाई भाग हमें मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर AH ρg/3 का यूज करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर फ्लूइड प्रेशर P बराबर H ρg, तो H नहीं लेते बल्कि H/3 लेते। अब ये कॉमन क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन था क्योंकि आप हर क्वेश्चन में H ρg पढ़ते। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश हुआ। कल हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो है मेरे हिसाब से मैं पहले इलास्टिसिटी पढ़ाऊँगा और उसके बाद मैं विस्कोसिटी और फ्लो ऑफ लिक्विड्स पढ़ाऊँगा। क्लास देखने के लिए आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप TGT बैच, साइंस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सेलेक्टेड टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपना आप एडमिशन ले सकते हैं। बैचेज स्टार्ट हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम 90% सिलेबस फिनिश कर चुके होंगे, जो हमारी जीत का पहला लक्ष्य स्थापित करेगी। मुझे सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।